जैसा कि 9 सिस्टम्स में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एक्सप्लेन कर चुका हूं, और उसके अकॉर्डिंग अब हम ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं कि विच कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और उसके लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन में आपको कंपाउंड्स गिवन है, इन कंपाउंड्स में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आप ट्राई करेंगे और इनके आंसर फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसमें ये कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं। इन कंपाउंड्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से असाइन किए जाते हैं, वो रूल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करता हूं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा इसको आप इस तरह से समझे, आप ध्यान देना। देखो, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो C डबल बॉन्ड C is a set of two atoms where rotation is restricted and units on both the terminals are individually different। तो ये कंपाउंड ये शो करेगा। आज बता सकते हैं इस कंपाउंड में, इस सिस्टम के अबाउट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे, वो कैसे बनेंगे। चलिए मैं बनाता हूं उसको। इस सिस्टम के अबाउट अगर हम बात करें तो हमें दो तरह के अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। इट इज वन ऑफ द अरेंजमेंट in which suppose areal distance between two methyl groups is L1, then for the different areal distance the second possible arrangements will be the compound in which now methyl groups will be across the double bond। And now in this case, if areal distance between two methyl groups is L2, then this L1 and L2 areal distances will be different, so these possible arrangements about the system will be called ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये बात क्लियर होगी। तो ये कंपाउंड ये शो कर पा रहा है, ये बात समझ में आ रही है, और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास ये दोनों होंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड के अगर इन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हमें बाय नेम डिफरेंशिएट करना है। भाई देखो, ऑन द पेपर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस केस में दोनों मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड है, और ये एरियल डिस्टेंस L1 है, और यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप्स डबल बॉन्ड के अक्रॉस हैं, और ये एरियल डिस्टेंस अगर L2 है तो L1 और L2 एरियल डिस्टेंसेस आर डिफरेंट। तो ये बात तो हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और ऑन द पेपर बोर्ड पर हमें इसका डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे इन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बाय नेम डिफरेंशिएट करना है तो हाउ इज इट पॉसिबल। मैं इन दोनों कंपाउंड्स को बाय नेम कैसे डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि अगर मैं नेम की बात करूं, IUPAC नोमेनक्लेचर की जरा बात की जाए, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान देना, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दिस कंपाउंड इज ब्यूट-2-ईन। ये कंपाउंड हमारे पास ब्यूट-2-ईन है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं नोमेनक्लेचर में ये कंपाउंड हमारे पास होगा ब्यूट-2-ईन। और अब अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कंपाउंड तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ब्यूट-2-ईन ही होगा। दोनों ही तो कंपाउंड्स हमारे पास ब्यूट-2-ईन है ना। अब जो दोनों ही कंपाउंड्स अगर हमारे पास ब्यूट-2-ईन है तो मैं फिर नेम से तो उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ब्यूट-2-ईन, तो मेरा क्वेश्चन है कि द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ब्यूट-2-ईन, क्या इस स्टेटमेंट से आपको यह समझ में आ रहा है कि मैं इस आइसोमर की बात कर रहा हूं या इस आइसोमर की बात कर रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड्स के अगर मैं नेम्स की बात करूं तो इन दोनों के नेम में ब्यूट-2-ईन तो कॉमन ही आएगा। और उसका रीजन भी है, क्या मैं कह सकता हूं जिन दो आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं,
एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से स्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इन दोनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है ना। क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो फिर दोनों का नेम तो ब्यूटूइन ही आएगा। तो क्वेश्चन है फिर डिफरेंस कहां पर है? तो डिफरेंस है इनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, मतलब अरेंजमेंट में डिफरेंस है। क्या मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है? सुनिएगा, इन दोनों कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो इन दोनों कंपाउंड्स के लिए हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट। क्योंकि आप तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ही तो डिफरेंट होता है। तो ऐसे में आप सोचिए, अगर इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो फिर जो ब्यूटूइन नेम होगा वो तो दोनों में सेम आएगा। तो क्वेश्चन है फिर हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, बाय नेम कैसे डिफरेंशिएट करें? ऑन द पेपर देख करके तो समझ में आ रहा है कि डिफरेंस है, लेकिन नेम से कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जाए? तो आप ध्यान देना, मेरा तो आपसे ये क्वेश्चन है कि इन दोनों में डिफरेंस कहां पर है? आंसर है इन दोनों में स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस है। इन दोनों में स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर डिफरेंस किसमें है? अरेंजमेंट में डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस किसमें है? अरेंजमेंट में डिफरेंस है। इसका मतलब अगर मैं इन कंपाउंड के नेम्स के साथ में इनका अरेंजमेंट भी साथ में लिख दूं तो मुझे पक्का दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के अरेंजमेंट तो डिफरेंट है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, क्या मैं कह सकता हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है तो ऐसे में, और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो स्टीरियो आइसोमर्स को बाय नेम डिफरेंशिएट करना है, अगर हमें दो स्टीरियो आइसोमर्स को बाय नेम डिफरेंशिएट करना है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम उनके नेम्स में उनके अरेंजमेंट भी मेंशन करें। तो अगर मैं इन कंपाउंड्स के नेम्स के साथ में इनके अरेंजमेंट भी मेंशन करता हूं तो मैं डेफिनेटली इन कंपाउंड्स को बाय नेम डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि मुझे अरेंजमेंट यहां पर मेंशन करना होगा इन नेम्स के साथ में टू आइडेंटिफाई और टू डिफरेंशिएट टू स्टीरियो आइसोमर्स, तो जो अरेंजमेंट मेंशन करने की मैं बात कर रहा हूं उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस करेंगे: सिस्टास कॉन्फ़िगरेशन, इजेड कॉन्फ़िगरेशन एंड सेन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा इसका आइडिया है तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो हम रूल आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इसका आइडिया है तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। When two similar units are on same side, then the arrangement is called cis. उसको हम बोलते हैं cis arrangement. And when two similar units are across the system, the arrangement is called trans. आप ध्यान देना, अगर मैं इस नेम के साथ में यहाँ पर ध्यान दें, अगर मैं इस नेम के साथ में यहाँ पर cis स्पेसिफाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पर cis स्पेसिफाई कर दूं along with its name, अगर मैं यहां पर सिस ब्यूटूइन की बात करता हूं तो सिस ब्यूटूइन से अब आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि मैं इन दोनों कंपाउंड्स में से इसकी नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि सिस इज ओनली यूज्ड व्हेन द सिमिलर यूनिट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ध्यान देना, दोनों सिमिलर यूनिट्स, आप चाहे दोनों मिथाइल ग्रुप ले लो, दोनों हाइड्रोजन ले लो, जब सिस्टम पर प्रेजेंट सेम यूनिट्स अगर सिस्टम के सेम साइड हो तो उस केस में वहां पर अरेंजमेंट हम क्या मेंशन करते हैं? सिस। और अगर सिमिलर यूनिट्स अक्रॉस द सिस्टम हो, सिमिलर यूनिट्स अगर अक्रॉस द सिस्टम हो तो वहां पर अरेंजमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टर्म ट्रांस। उस केस में क्या लिखा जाता है? ट्रांस लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ब्यूटूइन, दिस वर्ड इज नॉट सफिशिएंट, दिस नेम इज नॉट सफिशिएंट टू डिफरेंशिएट दीज टू स्टीरियोआइसोमर्स बाय देयर नेम्स। इफ name is given along with arrangement, if name is given along with its arrangement, then only we can identify or we can differentiate two stereoisomers. आप सोचिए, अगर मैं केवल ब्यूटूइन कहता हूं
तो मैं इन दो स्टीरियो आइसोमर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा या मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा बाय नेम। लेकिन अगर मैं सिस ब्यूटूइन कहता हूं, तो अगर आपको सिस का रूल पता है कि सिस हम तब लिखते हैं जब सिमिलर यूनिट सिस्टम के सेम साइड होती है, तो जरा इन दोनों को देखकर बताओ सिमिलर यूनिट सिस्टम के सेम साइड किस कंपाउंड में है? इस बेस में सेम है, जबकि यहां पर सिमिलर यूनिट्स अक्रॉस हैं। तो अगर हमें ये रूल पता है कि सिस हम तब लिखते हैं जब सिमिलर यूनिट सेम साइड हो, तो फिर एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि सिस ब्यूटूइन का मतलब इन दोनों कंपाउंड में से हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स में स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होने का मतलब सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो अगर आप उस अरेंजमेंट को नेम के साथ लिख देते हैं तो आप उस स्टीरियो आइसोमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उस अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो वो अरेंजमेंट ही क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका मतलब अगर ये सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स इन केस ऑफ जीआई, सिस ट्रांस, ईजेड, सिन, एंटी। तो अगर मैं सिस ट्रांस को कॉन्फ़िगरेशन कह रहा हूं, तो मुझे तो आप बताओ इस सिस से हमें पता क्या चल रहा है? ये सिस यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये सिस हमें यहाँ पर यूनिट्स के अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है। सिस से हमें क्या पता चल रहा है? यूनिट्स का अरेंजमेंट पता चल रहा है कि सिमिलर यूनिट्स आर ऑन सेम साइड, सिमिलर यूनिट्स अरेंज्ड आर ऑन सेम साइड। और अगर मैं ट्रांस लिखता तो ट्रांस से हमें क्या पता चलता? सिमिलर यूनिट्स आर अरेंज्ड अक्रॉस द सिस्टम। अगर सिमिलर यूनिट्स अक्रॉस द सिस्टम अरेंज्ड होती तो हम ट्रांस लिखते हैं, और अगर सेम साइड होती है तो सिस लिखते हैं। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो सुनिएगा इस बात को अच्छे से। कॉन्फ़िगरेशन इट gives an idea about arrangement of units about a system। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो, कॉन्फ़िगरेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम। आप तो इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझ लें कि अगर आपने किसी भी स्टीरियो आइसोमर का अरेंजमेंट लिखा है, इसका मतलब किसी भी स्टीरियो आइसोमर का अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, सुनिएगा सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने किसी भी स्टीरियो आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिखा है, इसका मतलब आपने क्या लिखा है? उस कंपाउंड के सिस्टम में यूनिट्स का अरेंजमेंट आपने एक्चुअली मेंशन किया है। और अरेंजमेंट मेंशन करना क्यों जरूरी है समझ में आ रहा है? क्योंकि विदाउट अरेंजमेंट, विदाउट सिस, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। विदाउट अरेंजमेंट हम एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए हमें स्टीरियो आइसोमर को बाय नेम आइडेंटिफाई करने के लिए या दो स्टीरियो आइसोमर्स को बाय नेम डिफरेंशिएट करने के लिए उनके नेम्स में हमें अरेंजमेंट मेंशन करना जरूरी होता है। और अरेंजमेंट मेंशन करने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन का यूज क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये समझ में आया? तो ध्यान देना, कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात और बताओ, एक कंपाउंड में सिस्टम के अबाउट मैक्सिमम कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? सुनिएगा इस बात को। जैसे इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अबाउट दिस सिस्टम। द कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट दिस सिस्टम। अब आप ध्यान देना, अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जिस सिस्टम के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है वहां पर यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, और जो पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो मेरा तो आपसे ये क्वेश्चन है, इस सिस्टम के अबाउट मुझे यूनिट्स के कितने मैक्सिमम अरेंजमेंट मिल सकते हैं? तो ध्यान देना, अगर मैं एक अरेंजमेंट की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। देखो, यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट एक तो ये हो सकता है, ये बात समझ में आ रही है? और क्या हो सकता है? इसके अलावा और डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? तो ध्यान देना, इस सिस्टम के अबाउट अगर मैं डिफरेंट अरेंजमेंट की बात करूं तो सेकंड अरेंजमेंट मेरे पास ये हो सकता है जिसमें यूनिट्स इस तरह से अरेंज्ड हो, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऑन सेम साइड एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अक्रॉस द सिस्टम। क्या इसके अलावा इस सिस्टम पर इन यूनिट्स का और कोई अरेंजमेंट हो सकता है क्या? आंसर है नो। इसका मतलब ये हुआ, देखो,
कि अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक सिस्टम के अबाउट नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो कितने अरेंजमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं? 2 अरेंजमेंट्स। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सुनिएगा इस बात को अच्छे से। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात की जाए, अ कंपाउंड कैन हैव मैक्सिमम 2 अरेंजमेंट्स अबाउट अ सिस्टम। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर मैं एक सिस्टम के अबाउट बात करूं तो मैक्सिमम कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 2 ही अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। और अब आप ध्यान देना, इसे मैं इस तरह से भी प्रूव करता हूं। देखो, हमने कहा भाई कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आ गया ना, अरेंजमेंट। ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3 टाइप से लिख सकते हैं। सिस ट्रांस, मतलब समझ में आ रहा है, इफ वन ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट अ सिस्टम इज कॉल्ड सिस देन द अदर अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड ट्रांस। अब आप सोचिए, एक अरेंजमेंट को हम सिस कह रहे हैं, दूसरे को हम ट्रांस कह रहे हैं, इसके अलावा कोई थर्ड नहीं है हमारे पास। देखो, कॉम्बिनेशन में एक सिस और एक ट्रांस है, लेकिन थर्ड कुछ भी नहीं है। ये थर्ड क्यों नहीं है? आप सोचिए, सिस ट्रांस के साथ में थर्ड हम टर्म कोई भी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि सिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट, ट्रांस इज सेकंड अरेंजमेंट, और थर्ड अरेंजमेंट सिस्टम के अबाउट हो ही नहीं सकता। भाई एक सिस्टम के अबाउट अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? 2। तो अगर एक सिस्टम के अबाउट मैक्सिमम 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं तो हमें सिस्टम के अबाउट अरेंजमेंट मेंशन करने के लिए कितने कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होगी? 2 कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और उन 2 कॉन्फ़िगरेशन में से अगर एक का नोटेशन आप सिस यूज कर रहे हैं तो दूसरे का नोटेशन हम क्या यूज करेंगे? ट्रांस। तो देखो, सिस एंड ट्रांस कॉम्बिनेशन में 2 ही है, थर्ड कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर हम सिस ट्रांस यूज ना करना चाहें तो उसकी जगह नोटेशन आप EZ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से आप देखो, अगर मैं सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं तो सेकंड में भी मेरे पास 2 ही कॉन्फ़िगरेशन है, एक E कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा Z। थर्ड क्यों नहीं है? EZ के साथ में थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिस्टम के अबाउट मैक्सिमम कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 2 ही अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। एंड आउट ऑफ 2 अरेंजमेंट्स, इफ वन ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड Z देन अदर विल बी कॉल्ड E। और इसी तरह से आप देखो, थर्ड टाइप में अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी कॉम्बिनेशन में 2 ही है। इफ वन ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिन देन अदर इज कॉल्ड एंटी। तो चाहे आप सिस ट्रांस सिस्टम यूज करो, आप EZ सिस्टम यूज करो या सिन एंटी सिस्टम यूज करो, तीनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इफ वन इज सिस देन अदर इज ट्रांस, इफ वन इज E देन अदर इज Z, इफ वन इज सिन देन अदर इज एंटी। तीनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन में केवल 2 है, थर्ड नहीं है। थर्ड क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है? क्योंकि एक सिस्टम के अबाउट मैक्सिमम अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? 2 ही अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो उन 2 अरेंजमेंट्स में से अगर एक को आप सिस कह रहे हैं तो दूसरा ट्रांस हो जाएगा, एक को अगर आप E कह रहे हैं तो दूसरा Z हो जाएगा, एक को अगर आपने सिन कहा तो दूसरा एंटी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आगे हम यूज भी करेंगे। एकदम लॉजिकल पॉइंट है, आप ध्यान देना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक सिस्टम के अबाउट मैक्सिमम अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? 2 अरेंजमेंट ही हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या समझ में आ रहा है? आप तो मुझे बताओ कि अगर आपको कहा जाए कि इस कंपाउंड का, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का मतलब समझ में आ रहा है? क्या असाइन करेंगे हम? इस सिस्टम के अबाउट जो यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट एक्चुअली हम बताएंगे थ्रू कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप सोचिए, इन 2 कंपाउंड्स को अगर आपको बाय नेम डिफरेंशिएट करना है, इन 2 कंपाउंड्स को अगर आपको बाय नेम डिफरेंशिएट करना है, देखो कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इट इज ब्यूट 2-इन डाइओइक एसिड। ये कंपाउंड हमारे पास है ब्यूट 2-इन डाइओइक एसिड। अब जरा सोचिए, अगर मैं इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूं तो ये भी ब्यूट 2-इन डाइओइक एसिड है और ये भी ब्यूट 2-इन डाइओइक एसिड है। दोनों ही तो ब्यूट 2-इन डाइओइक एसिड है ना? क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों ही कंपाउंड्स ब्यूट 2-इन डाइओइक एसिड है। तो क्वेश्चन है फिर नेम से मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? वही पॉइंट, या तो हम सिस ट्रांस सिस्टम की बात करें, या हम कॉन्फ़िगरेशन EZ असाइन करें, या हम सिन एंटी असाइन करें। हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करके नेम के साथ में इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो कॉन्फ़िगरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका यूज क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में? एक तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक सिस्टम के अबाउट मैक्सिमम अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? 2 अरेंजमेंट ही हो सकते हैं। इसीलिए तो 2 अरेंजमेंट अगर पॉसिबल है
क्योंकि थर्ड अरेंजमेंट हो नहीं सकता। इसलिए अगर आप देखेंगे तो तीनों ही सिस्टम में हमने दो तरह के ही कॉन्फ़िगरेशन की बात की है, सिस या ट्रांस, थर्ड की बात नहीं की है, ई या जेड, थर्ड की बात नहीं की है, सिन या एंटी, थर्ड की बात नहीं की है, क्योंकि थर्ड अरेंजमेंट हो नहीं सकता सिस्टम के अबाउट, इसलिए थर्ड कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं। क्या बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन है कि सिस ट्रांस, ई जेड और सिन एंटी, इनका हम यूज किन कंडीशंस में करते हैं? तो किन कंडीशंस में इनका यूज होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो अब ध्यान देना, सबसे पहले अगर बात की जाए सिस्टम सिस्टम की, तो सिस्टम सिस्टम के लिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जिसमें सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स कार्बन हो। मतलब वी नीड अ सेट ऑफ टू कार्बन एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन कार्बन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार्बन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस केस में अगर बात की जाए सिस्टम्स की, तो सिस्टम्स के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स क्या होने चाहिए? कार्बन एटम्स होने चाहिए। मतलब आप इस तरह के सिस्टम की बात कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे सिस्टम की बात भी कर सकते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि यहां पर अगर बात की जाए तो इन दिस केस बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम आर कार्बन एटम्स, जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, एंड इन दिस केस आल्सो बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड आर कार्बन एटम्स। क्या बात समझ में आ गई? EZ की अगर बात की जाए तो EZ के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है, ध्यान देना, EZ में भी यही रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो कार्बन एटम्स होने चाहिए। इस केस में भी अगर बात की जाए तो जो सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स हैं वो कार्बन एटम्स होने चाहिए। लेकिन सिन एंटी की अगर बात करें तो यहां पर केस बिल्कुल अलग है, यहां पर रूल अलग है। सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड फॉर दोज कंपाउंड्स इन विच at least one of the terminal of the system is other than carbon। यहां पर अब हमें ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड होगा जिसमें कम से कम उसका एक टर्मिनल तो अदर देन कार्बन होना ही चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। इन दिस केस वी नीड अ सिस्टम वेयर एट लीस्ट वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द सिस्टम शुड बी अदर देन कार्बन। जरा देखो यहां पर अगर बात की जाए तो अब इस केस में सिस्टम क्या है? This is a set of two atoms where rotation is restricted, and now you can see out of the two terminals of the system, one of the terminal is other than carbon। यहाँ पर इन दोनों में से एक टर्मिनल तो कार्बन है, लेकिन सिस्टम का दूसरा टर्मिनल यहाँ पर कार्बन नहीं है, अदर देन कार्बन एटम नाइट्रोजन है। जबकि EZ और सिस ट्रांस के लिए मैंने आपसे क्या कहा? दोनों ही टर्मिनल्स कार्बन होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? इस केस में हमने कहा एटलीस्ट वन ऑफ द टर्मिनल शुड बी अदर देन कार्बन। हमने कहा भी कम से कम एक टर्मिनल कार्बन से डिफरेंट होना चाहिए। क्या दोनों टर्मिनल भी कार्बन से डिफरेंट हो सकते हैं? यस। यहां पर अगर हम बात करें तो इन दिस केस बोथ द टर्मिनल्स कैन आल्सो बी अदर देन कार्बन। कम से कम एक टर्मिनल तो अदर देन कार्बन होना ही चाहिए, दोनों टर्मिनल भी अदर देन कार्बन हो सकते हैं। तब हम कॉन्फ़िगरेशन सिन एंटी की बात करेंगे। क्वेश्चन, अगर दोनों टर्मिनल कार्बन हो गए, तो दोनों ही टर्मिनल कार्बन हो गए, तो उस केस में या तो सिस ट्रांस यूज होगा या फिर EZ यूज होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? अब यहां पर पॉइंट आता है कि सिस ट्रांस और EZ इन दोनों में तो कंडीशन सेम हो गई। इसमें भी हमने कहा दोनों टर्मिनल कार्बन होने चाहिए, यहां भी दोनों टर्मिनल कार्बन होने चाहिए। क्वेश्चन है फिर आगे इनमें डिफरेंस क्या होगा, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो सिस ट्रांस और EZ में अभी तक जो मैंने बात कही है, अभी तक तो आपको दोनों की कंडीशन एकदम सेम लगेगी कि यहां भी दोनों टर्मिनल कार्बन है और यहां भी दोनों टर्मिनल कार्बन है। तो क्वेश्चन है फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? आप सुनिए,
डिफरेंस होगा यहाँ पर दोनों टर्मिनल्स पर प्रेजेंट यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। और वो क्या डिफरेंस होगा, ध्यान देना। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिस ट्रांस की, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक यूनिट ए है, मान लेते हैं यहाँ पर एक यूनिट ए है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है कि एक टर्मिनल की दो यूनिट सेम नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पर दूसरी यूनिट अदर देन ए बी ले लेते हैं, क्लियर। और अब आप ध्यान देना, इस टर्मिनल की एक यूनिट मान लेते हैं डी ले लेते हैं। तो अब आप ध्यान देना, इस कंपाउंड में, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैं कॉन्फ़िगरेशन सिस ट्रांस तब असाइन कर पाऊंगा जब इस टर्मिनल की जो इस वैलेंसी पर यूनिट होगी वो यूनिट इन दोनों में से कोई सेम होनी चाहिए। मतलब सिस ट्रांस की अगर बात की जाए तो सिस ट्रांस में कंडीशन आप सुनिएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द यूनिट ऑफ टू टर्मिनल्स शुड बी सेम। कम से कम एक यूनिट दोनों टर्मिनल की सेम होनी चाहिए। ध्यान देना, मैं एक ही टर्मिनल की दो यूनिट के सेम होने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर एक ही टर्मिनल की दो यूनिट सेम होगी तब तो जीआई पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट तो सेम हो सकती है ना। और सिस ट्रांस यूज करने के लिए यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि दोनों टर्मिनल्स की कम से कम एक यूनिट तो सेम होना ही चाहिए। कैसे? अगर यहां पर मैं सिस ट्रांस यूज करना चाह रहा हूं तो इस टर्मिनल की दो यूनिट में से कम एक यूनिट इन दोनों में के किसी भी यूनिट के सिमिलर होनी चाहिए। मान लेते हैं यहां पर ए है, तो अब मैं कह सकता हूं यूनिट ऑन दिस टर्मिनल एंड यूनिट ऑन दिस टर्मिनल, दीज यूनिट्स ऑफ टू टर्मिनल्स आर सेम, इन दैट केस वी कैन यूज द कॉन्फ़िगरेशन सिस ट्रांस। तो कंडीशन आप सुनना इस बात को, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इज असाइन्ड इन दोज कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द यूनिट ऑफ टू टर्मिनल्स इज सेम। हमने कहा कम से कम एक यूनिट तो सेम होना ही चाहिए। क्वेश्चन है क्या दोनों टर्मिनल की दोनों यूनिट भी सेम हो सकती है क्या? यस। कैसे? आप देखो, मान लेते हैं यहां पर ए और बी है, तो देखो यहां भी हो सकता है ए और बी हो, तो आप कह सकते हैं यहां पर तो दोनों ही यूनिट सेम हो गई। और अगर हम बात करें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए कम से कम एक यूनिट तो सेम होना ही चाहिए। क्योंकि आप ध्यान देना, जब भी हम सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं तो जिन दो यूनिट्स के मैं सेम होने की बात कर रहा हूं, टर्मिनल पर जिन दो यूनिट के सेम होने की बात कर रहा हूं, उन सेम यूनिट्स के रिस्पेक्ट में ही सिस ट्रांस असाइन किया जाता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या रूल है देखो मैं आपको बताता हूं। सिस कब कहेंगे, ट्रांस कब कहेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। व्हेन सिमिलर यूनिट्स ऑफ टू टर्मिनल्स आर ऑन सेम साइड, जब दोनों टर्मिनल की सेम यूनिट सेम साइड हो। जैसे आप देखो, इन दोनों टर्मिनल की पहले तो आप ये सोचिए सेम यूनिट्स कौन सी है, ए एंड ए। और जब ये सेम यूनिट्स सिस्टम के सेम साइड हो, यहां पर आप कह सकते हैं ए इस साइड है, ये ए भी इस साइड है, और जब दोनों सेम यूनिट सिस्टम के सेम साइड हो तो उसको हम बोलते हैं सिस। और अगर दोनों टर्मिनल की सिमिलर यूनिट सिस्टम के अक्रॉस हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। जैसे यहां देखो, यहां पर ए और ए अक्रॉस हैं, यहां कह सकते हैं ये सिमिलर यूनिट्स बी एंड बी अक्रॉस हैं, और जब यूनिट्स अक्रॉस होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। तो अगर यूनिट सेम साइड है तो सिस, और अगर यूनिट्स है तो अक्रॉस है तो ट्रांस। लेकिन कौन सी यूनिट्स? सिमिलर यूनिट्स। इसका मतलब सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट वन ऑफ द यूनिट ऑफ टू टर्मिनल्स शुड बी सेम। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ध्यान देना। For cis trans configuration, at least one of the units of two terminals should be similar. कम से कम एक यूनिट दोनों टर्मिनल की सिमिलर होनी चाहिए। और ध्यान देना, जैसे यहां पर आप कह सकते हैं ए एंड ए, दोनों टर्मिनल की यूनिट सेम है, एटलीस्ट एक यूनिट तो सेम होना ही चाहिए। अगर दोनों यूनिट भी सेम हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हम सिस ट्रांस की बात करेंगे। अब क्वेश्चन है सिस कब कहेंगे, ट्रांस कब कहेंगे? तो ध्यान देना, and when
similar units are on the same side of the system, configuration sys is assigned and if across configuration trans is assigned. सिस्टम्स हम कब यूज करेंगे? जब सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर कम से कम एक यूनिट सेम हो. और ध्यान देना, when similar units are on the same side of the system, then configuration sys is assigned, and when similar units are across the system, then configuration trans will be assigned. बात समझ में आ गई? जैसे इस केस में आप देखो, अगर सिमिलर यूनिट सेम साइड है, अगर सिमिलर यूनिट सिस्टम के सेम साइड है तो हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, और अगर सिमिलर यूनिट सिस्टम के अक्रॉस है तो हम उसे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे. मतलब सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट्स ऑफ टू टर्मिनल्स. तो इसका मतलब पहले तो सिस्टम्स होने के लिए हमें सिमिलर यूनिट्स मिलना ही चाहिए. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है जिसमें दिस यूनिट इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. मेरा क्वेश्चन है कि चारों ही यूनिट्स अगर डिफरेंट हो तो क्या मैं इसमें सिस्टम्स की बात कर पाऊंगा? आंसर है नो, क्योंकि सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन हम असाइन करते हैं सिमिलर यूनिट्स के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पर तो कोई दो यूनिट सिमिलर है ही नहीं, तो इस केस में फिर मैं सिस्टम्स की बात नहीं कर पाऊंगा. और इस कंडीशन में हम असाइन करते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन. इस केस में हम EZ कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं. क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो सिस्टम्स के लिए तो हमें दोनों टर्मिनल पर कम से कम एक यूनिट सिमिलर मिलना ही चाहिए, तो हम सिस्टम्स यूज कर पाएंगे. क्वेश्चन है EZ. देखो EZ की अगर बात की जाए तो EZ के लिए आप कह सकते हैं कि दोनों टर्मिनल पर अगर चारों ही यूनिट्स डिफरेंट है तब भी आप EZ यूज कर सकते हैं, और अगर दोनों टर्मिनल पर कोई यूनिट सेम भी हो जाए तब भी हम EZ यूज कर सकते हैं. मतलब EZ एक तरह से आप कह सकते हैं वर्सेटाइल सिस्टम है, जो इस कंडीशन में भी यूज हो सकता है कि चारों यूनिट डिफरेंट हो, और अगर मान लो अगर ये कंडीशन मिल जाए A एंड B, A एंड D, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहां पर मैं सिस्टम्स यूज कर सकता हूं? आंसर है यस, क्योंकि कॉमन यूनिट मिल गई ना, तब तो हम सिस्टम्स यूज कर ही सकते हैं. क्वेश्चन है क्या इसमें EZ यूज कर सकता हूं? यस, अगर यूनिट सेम है तब भी हम EZ यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन है क्या इसमें मैं सिस्टम्स यूज कर सकता हूं? आंसर है नो, क्योंकि सिस्टम्स के लिए यूनिट सेम होना जरूरी है. क्या EZ यूज कर सकता हूं? यस. इसका मतलब हुआ कि EZ यूनिट्स डिफरेंट होने वाली कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं और सेम होने वाली कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं. मतलब EZ की अगर बात की जाए तो EZ तो दोनों ही केस में यूज हो सकता है, लेकिन सिस्टम्स केवल इसी केस में यूज हो पाएगा जब दोनों टर्मिनल पर कम से कम एक यूनिट सेम हो. अगर चारों ही यूनिट डिफरेंट है तो रूल के अकॉर्डिंग हम उसमें सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं कर पाते हैं. उस केस में फिर हम EZ यूज करते हैं. लेकिन इस बात को समझ लेना, ऐसा नहीं कि EZ केवल तभी यूज करेंगे जब चारों यूनिट डिफरेंट हो. नो, EZ में तो आप कह सकते हैं यूनिट अगर डिफरेंट है तब भी यूज हो सकता है, और यूनिट अगर सेम है तब भी EZ यूज हो सकता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब लिमिटेशन सिस्टम्स में, EZ में लिमिटेशन नहीं है. EZ में तो आप कह सकते हैं दोनों टर्मिनल की यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है. इन बोथ द कंडीशन वी कैन असाइन EZ कॉन्फ़िगरेशन. बट सिस्टम्स के लिए दोनों टर्मिनल पर कम से कम एक यूनिट का सेम होना जरूरी है. आगे बात समझ में? मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं. ये हमारे पास सिस्टम्स के लिए रूल्स हो जाएंगे, और अब मैं इस रूल्स को एक कंपाउंड पर अप्लाई करके बता देता हूं. ब्यूटूइन, और इस कंपाउंड में अगर बात की जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल अबाउट दिस सिस्टम. और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक सिस्टम के अबाउट कंपाउंड के दो तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट,
and this is second arrangement. और ध्यान देना, out of these two arrangements now one arrangement will be called cis and other arrangement will be called trans. ये मैं cis trans के लिए पहला एग्जांपल ले रहा हूं. अब जरा बताओ रूल के अकॉर्डिंग cis किसे कहेंगे? तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, when similar units are on the same side of the system the configuration cis is assigned, and when similar units are across the system configuration trans is assigned. तो यहां हम कह सकते हैं सिमिलर यूनिट्स अगर सिस्टम के सेम साइड हैं तो इस केस में तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सिस, और अगर सिमिलर यूनिट्स अक्रॉस है तो ट्रांस. क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो दोनों ही कंपाउंड्स, सॉरी इट्स नॉट ब्यूटूइन, इट इज ब्यूटू इन डाइओइक एसिड, इट इज ब्यूटूइन डाइओइक एसिड. और अब आप ध्यान देना, देखो दोनों ही कंपाउंड्स ब्यूटूइन डाइओइक एसिड हैं, लेकिन अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करने की बात करूं तो इट विल बी कॉल्ड सिस ब्यूटूइन डाइओइक एसिड एंड इट विल बी कॉल्ड ट्रांस ब्यूटूइन डाइओइक एसिड. ये सिस ट्रांस का कॉन्फ़िगरेशन का यूज है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है टू डिफरेंशिएट द स्टीरियोआइसोमर्स बाय देयर नेम्स. क्या बात समझ में आ गई? और ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए हैं सिस ब्यूटूइन डाइओइक एसिड एंड ट्रांस ब्यूटूइन डाइओइक एसिड, इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ध्यान देना, दिस कंपाउंड दिस इज सिस ब्यूटूइन डाइओइक एसिड, this is cis butene dioic acid, and very important, this compound is known as maleic acid. This compound is known as maleic acid, very important. ध्यान देना, cis butene dioic acid का specific name जो आपको याद रखना है, it is known as maleic acid, and its transform, ध्यान देना transform की अगर बात की जाए, it is trans butene dioic acid. This transform, its specific name is fumaric acid. ध्यान देना, this compound is known as fumaric acid. So very important, specific names of geometrical isomers of butene dioic acid are maleic acid and fumaric acid. What is maleic acid? Cis form of butene dioic acid is known as maleic acid, and trans form of butene dioic acid is known as fumaric acid. आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. maleic acid and fumaric acid are, ध्यान देना, maleic acid and fumaric acid are. अब आपको ये पता होना चाहिए कि maleic और fumaric acid जो है वो cis trans isomers हैं, तो फिर तो आप कह सकते हैं maleic and fumaric acid are geometrical isomers. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? maleic and fumaric acids are geometrical isomers because what is maleic acid? It is specific name of cis form of butene dioic acid, and what is fumaric acid? It is trans form of butene dioic acid. So what is the relation between maleic and fumaric acid? These are geometrical isomers. क्या बात समझ में आ गई? लेकिन एक बात ध्यान देना, जो टर्म मैंने यहाँ पर यूज किया दैट इज maleic acid, कंफ्यूज मत होना, इसी के कुछ मिलते जुलते नेम्स, इन्हीं के कुछ सिमिलर नेम्स से रिलेटेड और भी कंपाउंड्स हमारे पास हैं. मैं आपको बताता हूँ. देखो मेलोनिक एसिड, एक होता है देखो मेलोनिक एसिड. मेलोनिक एसिड की अगर बात की जाए, दिस कंपाउंड इज नॉन एज मेलोनिक एसिड. ध्यान देना, ये कंपाउंड हमारे पास होता है मेलोनिक एसिड. क्या बात समझ में आ रही है? दिस कंपाउंड इज मेलोनिक एसिड. एक होता है मैलिक एसिड, ध्यान देना, एक होता है मैलिक एसिड. मैलिक एसिड की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, this compound is known as malic acid.
और एक होता है मेंडेलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज नॉन एज मेंडेलिक एसिड। अब चार टर्म्स होगी देखो, मेंडेलिक एसिड, मैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मैलेइक एसिड। तो आप बता सकते हैं अगर हमसे फ्यूमेरिक एसिड का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ में रिलेशन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देना, which of the following compounds show geometrical isomerism with fumaric acid? Which of the following compounds show geometrical isomerism with fumaric acid? One of the option is malic acid. Second is malonic acid. Third is mandelic acid. And fourth is maleic acid. तो आप ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको सारे नेम्स और उनके स्ट्रक्चर्स लिखवा दिए हैं। दिस इज मेंडेलिक एसिड, दिस इज मैलिक एसिड, दिस इज मेलोनिक एसिड, और जो फ्यूमेरिक एसिड के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रिलेशन रखता है वो एक्चुअल में कंपाउंड क्या होता है, मैलेइक एसिड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी मैलेइक एसिड। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट वो मैलेइक एसिड और मैलिक एसिड में होते हैं। ध्यान देना, मैलिक एसिड और मैलिक एसिड अलग अलग कंपाउंड्स हैं। मैलिक एसिड की बात करें तो ये कंपाउंड होता है मैलिक एसिड, और अगर मैलेइक एसिड की बात करें तो ये कंपाउंड होता है मैलिक एसिड। So very important, maleic and fumaric acids are geometrical isomers of each other. So this is about cis-trans configuration. अब सेकंड हमें बात करना है EZ configuration की, ध्यान देना। देखो EZ configuration की अगर बात की जाए तो ध्यान दें, in this case the notation E and Z, these are related to the word, Z is related to the word Zusammen। ध्यान देना, Z is related to the word Zusammen और इसका मतलब होता है together। इसका मतलब क्या होता है, together। and E is related to the word adjacent and it is opposite। तो ध्यान देना, E is related to the word adjacent and what does it mean, opposite, and Z is related to the word zusammen and what does it mean, it is together। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूनिट्स सिस्टम के अपोजिट है, ध्यान देना, अगर यूनिट्स सिस्टम के अपोजिट है तो E कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, और अगर यूनिट्स सिस्टम के सेम साइड है टुगेदर तो Z कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप कैसे, जरा देखो, सुनिए। मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में अगर हमें EZ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, अगर इस कंपाउंड में हमें EZ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है तो कैसे असाइन करेंगे, बस आप चेक कर लो। अगर यूनिट सिस्टम के अपोजिट है तो E कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और अगर यूनिट सिस्टम के सेम साइड है तो Z कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्वेश्चन है कौन सी यूनिट्स, सिमिलर यूनिट्स? नो, आप ध्यान देना, यहाँ पर सिमिलर यूनिट्स की कोई बात नहीं है, सिमिलर यूनिट्स की बात सिस्टम्स में होती है। क्वेश्चन है फिर यहाँ पर हम कौन सी यूनिट्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि वो सेम साइड है तो Z कॉन्फ़िगरेशन और अगर अपोजिट है तो E कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम उन यूनिट्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं जो इस कंपाउंड में सिस्टम की मेन यूनिट्स हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी यूनिट्स मेन है, तो ध्यान देना, अब सुनिए रूल क्या है। आउट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ अ टर्मिनल, ध्यान देना,
out of 2 units of a terminal, one of the unit is selected as a main unit. हमें क्या करना होता है, सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर जो दो दो यूनिट्स प्रेजेंट है, इनमें से एक एक यूनिट को एज अ मेन यूनिट सेलेक्ट करना होता है। मान लेते हैं आउट ऑफ दीज 2 यूनिट्स A इज द मेन यूनिट ऑफ दिस टर्मिनल। मान लेते हैं ये इस टर्मिनल की मेन यूनिट है, और D और B में से मान लेते हैं B इज द मेन यूनिट ऑफ दिस टर्मिनल। मान लेते हैं इस टर्मिनल की मेन यूनिट B है और इस टर्मिनल की मेन यूनिट A है। बस अब हमारे लिए एकदम आसान है EZ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना। इफ द सेलेक्टेड मेन यूनिट्स आर अपोजिट टू द सिस्टम, देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड विल बी E। और अगर यही सेलेक्टेड मेन यूनिट्स सिस्टम के सेम साइड होती टुगेदर, तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या असाइन करते हैं, Z कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। तो बात समझ में आ गई। सिस्टम्स EZ में क्या डिफरेंस होगा समझ में आ रहा है। सिस्टम्स में तो हम बात करते हैं सिमिलर यूनिट्स के रिस्पेक्ट में, जबकि EZ में हम बात करते हैं मेन यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। अब पॉइंट ये आता है कि ये मेन यूनिट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। क्या हम अपनी चॉइस से किसी को भी मेन मान लेंगे? नो, मेन यूनिट का सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान देना, मेन यूनिट्स आर सेलेक्टेड according to CIP सीक्वेंस रूल्स। ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहां पर दोनों टर्मिनल पर मेन यूनिट के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, उस मेन यूनिट का सिलेक्शन कैसे होगा, तो ध्यान दें, मेन यूनिट्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल। मेन यूनिट का सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, CIP सीक्वेंस रूल्स के बेसिस पर होगा। तो इसका मतलब हमें CIP सीक्वेंस रूल्स को समझना होगा। अगर हमें CIP सीक्वेंस रूल का आइडिया है तो डेफिनेटली इन रूल को अप्लाई करके हम मेन यूनिट का सिलेक्शन करेंगे, और अगर सेलेक्टेड मेन यूनिट्स अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल्स आर ऑन सेम साइड टुगेदर, इट विल बी Z कॉन्फ़िगरेशन। एंड इफ द सेलेक्टेड मेन यूनिट्स अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल आर अपोजिट टू द सिस्टम अक्रॉस द सिस्टम, देन कॉन्फ़िगरेशन E विल बी असाइंड। तो अब इसे समझने के लिए हमें क्या समझना है, CIP सीक्वेंस रूल समझना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज CIP सीक्वेंस रूल्स।